नमस्कार मित्रों, रचित एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे काफ़ी समय से 2012 से चर्चा में रहा एनरिका लेक्सी विवाद। आज फिर द हिंदू के फ्रंट पेज पे इसकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा विल क्लोज मरीन केस ओनली आफ्टर हैप्टी कंपनसेशन, मतलब मुआवजा मिलने के बाद ही हम इस मामले को क्लोज करेंगे। तो क्या था मामला, पूरी जानकारी के साथ हम पढ़ेंगे। एनरिका लेक्सी केस 2012 का मामला है, जब दो इटालियन मरीन जिसमें ऑयल टैंकर लोडेड थे, जो कि इटालियन आर्म्ड फोर्सेस से संबंधित थे और जिसका नाम था एनरिका लेक्सी, उन्होंने केरल के दो मछुआरों पर फायरिंग की और उन पर उस फायरिंग से दोनों मछुआरों की मौत हो जाती है जब वे अरब सागर में फिशिंग कर रहे थे। इस शूटिंग से नतीजा ये हुआ कि भारत व इटली के मध्य जो राजनयिक संबंध है उसमें दरार पैदा हो गई। ये समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि कैसे समुद्री सीमा का निर्धारण होता है, किस किस देश का किस किस चीज़ पर और कहाँ तक अधिकार रहता है, ये सब हम समझेंगे। समुद्री सीमा पर अधिकार व प्राधिकरण कैसे लागू होता है उसे समझना बहुत जरूरी है। ये सब बातें अंतर्राष्ट्रीय नियमों में वर्णित है, जिसे यूएन क्लॉज कहते हैं, UNCLOS, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, मतलब समुद्री मामलों की जो कन्वेंशन है यूएन की, उसमें ये सब वर्णित है। इसमें अलग अलग जोन, अलग अलग कैटेगरी में समुद्री सीमा को बांटा गया। सबसे पहला है इंटरनल वाटर, यानी कि आंतरिक पानी। उसके बाद है टेरिटोरियल वाटर, यानी प्रादेशिक पानी। ये सब होते क्या है पूरा डिटेल में बताऊंगा, अंत तक बने रहिए। उसके बाद होता है इंटरनेशनल वाटर, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पानी। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय पानी में होता है दो जोन रहते हैं, कंटिग्यूअस जोन और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यानी कि विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र। कंटिग्यूअस जोन को हिंदी में कहते हैं सन्निहित क्षेत्र। ये दो भाग अंतर्राष्ट्रीय पानी के। पहले समझते हैं आंतरिक पानी यानी इंटरनल वाटर्स होता क्या। सभी जल निकाय जो आधार रेखा यानी कि जो आपकी बेस लाइन है उससे पीछे हो। देखिए आधार रेखा मैं आपको बताता हूं, ये है बेस लाइन, ये आपका तट कटा फटा है यहां से, तो इस कटे फटे तट से को मिलाने वाली रेखा, यानी कि कुछ पानी इधर भी है कुछ भाग ये इधर है, इसको एक हमने हाइपोथेटिकली एक लाइन मान लिया कि ये हमारी बेस लाइन रहेगी। ठीक है, तो बेस लाइन से पीछे का जितना भी पानी है इसे हम आंतरिक पानी कहेंगे। ये जो पानी है ये आंतरिक पानी। इसमें आपके लगुन्स का मतलब होता है कि जो पानी मुख्य पानी से या जो समुद्र से अलग हो जाता है वो लगुन्स बन जाता है। मतलब जो भी आपकी लार्जर बॉडीज है उससे अलग हो गया, चाहे वो नदी हो। उसके बाद इसमें डेल्टाज भी आते हैं, नदी के मुहाने आते हैं। डेल्टा का मतलब है कि तिकोनी भूमि जो चारों तरफ से पानी से घिरी हुई हो, उसे हम डेल्टा कहते हैं। तो ये सब क्षेत्र है, इसे हम आंतरिक पानी कहते हैं, जो बेस लाइन से पीछे जमीन की तरफ हो। उसके बाद अपना आता है टेरिटोरियल वाटर्स, 12 नॉटिकल माइल्स। होता क्या है प्रादेशिक पानी। इस पर उस देश का संपूर्ण प्रादेशिक अधिकार होता है
यानी कि जिस देश से ये टेरिटोरियल वाटर की सीमा लगती है, और ये बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक की होती है। नॉटिकल माइल का मतलब होता है, एक नॉटिकल माइल में 1892 मीटर होते हैं। इसमें सभी तटीय राज्यों को ये संपूर्ण अधिकार रहता है, इसलिए इसमें सारे संसाधन, सारे नियम उस तटीय संबंधित देश के लागू रहते हैं। ये है आपका टेरिटोरियल वाटर, यानी कि ये जिस देश का सीमा जिसे लगता है उसका यहाँ तक 12 नॉटिकल माइल तक संपूर्ण अधिकार बेस लाइन से यहाँ तक रहता है। उसके बाद अपना आता है अंतर्राष्ट्रीय पानी। 12 नॉटिकल माइल से, यानी कि आपका टेरिटोरियल वाटर से और 12 नॉटिकल माइल आपका कंटिग्यूअस जोन यानी कि सन्निहित क्षेत्र कहलाएगा। इस पर अंतर्राष्ट्रीय कानून लागू होगा। यदि इस क्षेत्र में कोई भी घटना घटित होती है तो सारे जो भी नियम कानून हैं वो अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत लिए जाएंगे। यहाँ का लोकल कोई भी कानून, घरेलू कानून लागू नहीं होगा। लेकिन इसके अलावा तटीय राज्यों को कुछ अधिकार दिए गए हैं। वे हैं कि सन्निहित क्षेत्र और विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, ये दोनों अंतर्राष्ट्रीय पानी का हिस्सा होते हैं। सन्निहित क्षेत्र वहां से शुरू होता है जहां से प्रादेशिक पानी समाप्त होता है, और यहां से फिर 12 नॉटिकल माइल तक इस देश का सन्निहित क्षेत्र कहलाता है। उसके बाद हमारे पास है विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये जो रहता है ये आपकी बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल की दूरी तक का आता है। अब देखते हैं कि तटीय राज्यों का इन विभिन्न जोन पर क्या क्या अधिकार रहता है। इंटरनल वाटर्स पर, यानी कि आंतरिक पानी जो आपका है, इस पर उनका क्या अधिकार है। जैसा कि हमने कहा कि बेस लाइन के पीछे का पानी आंतरिक पानी कहलाता है। मतलब बेस लाइन का जो जमीन की तरफ वाला हिस्सा है, इसमें जो भी कानून, नियमन और सारे संसाधन का प्रयोग के लिए तटीय राज्य स्वतंत्र है, यानी कि वो अपना संपूर्ण संप्रभुता यानी कि सॉवरेनिटी इस पर वो दिखा सकता है। दूसरी बड़ी बात, यदि कोई भी विदेशी जहाज इस क्षेत्र में नहीं आ सकता, इसका तात्पर्य ये है कि उन्हें नेविगेशन का अधिकार नहीं। ये नेविगेशन का अधिकार इंटरनेशनल वाटर में कर सकते हैं, न कि इंटरनल वाटर में, आपका आंतरिक पानी में। अगला है आपका टेरिटोरियल वाटर, जो कि बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल की दूरी है। इसमें संपूर्ण संप्रभुता आपके इस तटीय देश की है, और इस पर भी वो संपूर्ण संसाधन, नियम, विनियम जो भी है वो उस तटीय देश का रहेगा। इसमें भी फ्री नेविगेशन को ये तटीय राज्य मनाही कर सकता है, और इसमें इसको रेगुलेशन के लिए आपकी नेवी और कोस्ट गार्ड होती है। इसके बाद यदि टेरिटोरियल वाटर में आप एक इनोसेंट पैसेज की व्यवस्था की गई है। इनोसेंट मतलब आप बिल्कुल निर्दोष तरीके से जा रहे हो, आप बिना कोई तटीय देश को हानि पहुंचाए जा रहे हो, तो आपको अनुमति प्रदान कर दी जा सकती है। उसमें क्या है, यहाँ तक कि इनोसेंट पैसेज की अनुमति तब दी जाएगी जब आप जल्दी से, बिना रुके हुए और उस देश की शांति व सुरक्षा को भंग नहीं करते हुए आप यदि जाते हैं, तो आपको इनोसेंट पैसेज से गुजरने की अनुमति तटीय देश प्रदान कर सकता है। ये लोग ना तो फिशिंग करेंगे, न कोई वाटर पोल्यूट करेंगे, ये पानी का प्रदूषण करेंगे, जिसमें आपका जो भी हजार्डस वेस्ट है, जो भी खतरनाक या ज्वलनशील पदार्थ ऐसा पानी में डाल देते हैं, वैसा नहीं करेंगे। वेपन यानी कि अस्त्र शस्त्रों की प्रैक्टिस भी नहीं करेंगे और जासूसी भी नहीं करेंगे, तो उन्हें तटीय देश उन्हें अनुमति दे सकता है। और ये इनोसेंट पैसेज को तटीय देश अस्थायी रूप से स्थगित भी कर सकता है। अगला है आपका कंटिग्यूअस जोन, यानी कि टेरिटोरियल वाटर से
अगला 12 नॉटिकल माइल की दूरी। इस पे वो कस्टम्स लगा सकता है, टैक्सेशन लगा सकता है और पोल्यूशन से रिलेटेड जो भी नियम बनाने हैं वो बना सकता है। यदि इस क्षेत्र में कोई अपराध होता है तो सारे कानून अंतर्राष्ट्रीय नियम के अंतर्गत आएंगे। इसमें तटीय राज्य का कोई अधिकार नहीं होता है। दूसरी चीज, यदि आपका अपराध इस प्रादेशिक पानी में हुआ है और वो शिप लेके आपका कंटिग्यूस जोन में यानी सन्निहित क्षेत्र में भाग जाता है तो भी वो तटीय राज्य इस पर कार्रवाई कर सकता है। उसके बाद आता है इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इस क्षेत्र में आपको जितने भी प्राकृतिक संसाधन है उस पर इस तटीय देश का अधिकार रहेगा, यानी कि 200 नॉटिकल माइल इस बेस लाइन से इस तटीय देश का अधिकार रहेगा। और इसमें उसको ये अधिकार है कि यदि कोई गैर कानूनी तरीके से इन संसाधनों का कोई दोहन करता है तो उस पर वो कार्रवाई कर सकता है। दूसरी बड़ी बात आपके मन में ये भी चल रही होगी कि जो भी आइलैंड है, अपने द्वीप समूह है, जैसे लक्षद्वीप है, अंडमान है, उनका बेसलाइन और ये टेरिटोरियल वाटर, कंटिग्यूस जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है क्या? बिल्कुल होता है। इसीलिए आपका चाइना है जो साउथ चाइना सी में कई तरीके के आइलैंड को अपना आइलैंड बनाना चाहता है, क्योंकि आपकी देश की टेरिटोरी और आपका जोन है वो वहाँ से गिना जाएगा, वहाँ से ही आपकी बेस लाइन होगी और वहाँ से ही आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा। अब वापस आते हैं एनरिका लेक्सी केस पर। हुआ यह कि 2008 से 2012 में लगातार समुद्री डकैती बढ़ती गई। हिंद महासागर में हॉर्न ऑफ अफ्रीका यानी कि आपका जिबूती, इथोपिया, सोमालियन डाकू जो है वो आपके जो भी समुद्री जहाज वहाँ से गुजरते इस एरिया से और उन पर वो आक्रमण कर देते हैं। इसमें अदन की खाड़ी भी शामिल है। 2008 से 2012 के बीच ये समुद्री डकैती अपनी चरम सीमा पर थी। इसमें बहुत सारी घटनाएं हुई जिसमें कई पायरेट अटैक हुए, कई जहाज को हाईजैक किया गया। इसमें वैश्विक शिपिंग इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इसको रोकने के लिए वैश्विक शिपिंग इंडस्ट्री ने कुछ तय किया, कुछ दिशा निर्देश जारी किए। उन्हें बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस कहा जाता है और इसका पालन जो भी वेसल या जो भी जहाज वहाँ से गुजरता है उनको ये पालन करना होता है। इसमें ये प्रोविजन दिया गया कि जो भी शिप का क्रू रहेगा उसके साथ आपका एक आर्म्ड गार्ड रहेगा, मतलब सशस्त्र गार्ड रहेगा और वो भी जो भी पायरेट अटैक होगा उसको वो काउंटर करेगा, उस पर आक्रमण करके उसको जहाज को बचाएगा। इसमें ये तय किया गया कि आपका उच्च जोखिम क्षेत्र है वो 65 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड रखा गया, उसको डिफाइन किया गया और वो भारतीय समुद्री सीमा से उस समय काफ़ी दूर था। लेकिन बाद में जब अलग अलग देशों की नेवी ने इन पायरेट अटैकर सोमालियन पर अटैक किया, जिसमें इंडिया, चाइना, जापान, यूके, फ्रांस, इटली, यूएसए, तो ये पायरेट्स अटैकर्स ने क्या किया कि वो भारत की सीमा की तरफ बढ़ने लगे, यानी 65 डिग्री से और आगे भारत की तरफ बढ़ने लगे। तब ये बिल्कुल यहाँ पे कंजस्टेड होने लगा ये एरिया आपका और भारतीय सीमा के आसपास आने लगे और भारत को अपनी सुरक्षा के लिए वो खतरा बनने लग गए। तो जब ये इस तरीके से 65 से बियॉन्ड आने लगे तो जब वैश्विक शिपिंग इंडस्ट्री ने ये 65 से 78 डिग्री कर दिया और वो भारत की कोस्टल सीमा के बिल्कुल नज़दीक, यानी 35 नॉटिकल माइल यहाँ कहीं आपका एचआरए आएगा। हाई रिस्क एरिया में क्या था कि जब भी जहाज हाई रिस्क एरिया से गुजरता है तो उसका शिपिंग चार्जेस, उसका इंश्योरेंस चार्जेस सब कुछ डबल ट्रिपल हो जाता है। अल्टीमेटली सफ़र किसको करना पड़ता है? जिस देश का सामान आ जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी परेशानी बन गई। इसी की वजह से ये एनरिका लेक्सी मामला हुआ। जब ये 78 डिग्री हो गया तो ये भारतीय सीमा के बिल्कुल पास था। जब ये मछुआरे शिपिंग कर रहे थे तो उन्होंने इस पर फायर कर दिया और जिससे 2 मछुआरों की मौत हो जाती है।
तब भारतीय नेवी पिक्चर में आती है और कोस्ट गार्ड आती है और इसको एनरिका लेक्सी जो भी बेड़ा है उसको पकड़ लेती है और उनके जो भी क्रूज हैं उनको हिरासत में ले लेती है। तब इटली की सरकार आगे आती है और मामला आपका इंटरनेशनल कोर्ट में चला जाता है, जिसे परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, जिसका मुख्यालय हेग में है। और वहाँ से इनको भारत के केस को उन्होंने ठुकरा दिया जाता है और उनको ये स्वीकार किया जाता है कि उनको उचित मुआवजा देकर ये केस समाप्त किया जाए। तो इस तरीके से ये था एनरिका लेक्सी केस। बहुत बहुत धन्यवाद।